हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा लेक्चर है ये लेक्चर आपका ओवरहेड इक्विपमेंट का ही है। तो बेसिकली आज का लेक्चर जो है मतलब कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना समझने का नहीं है। मतलब ये चीज़ है आपको केवल एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। बेसिकली इसमें जो अब इस लेक्चर जो आप देखेंगे, बेसिकली इसमें से क्वेश्चन व्हाट और हाउ, यही सब क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे पहला जो है आपका कि क्राइटेरिया फॉर डिज़ाइन हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑफ फॉर ओएचई, मतलब कि क्या क्या फैक्टर हम कंसिडर करते हैं, है ना, जब हमें कॉन्टैक्ट वायर हमें का हाइट डिसाइड करना होता है ओवरहेड इक्विपमेंट के लिए, है ना। तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, है ना, व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड what are the factors required to be considered to decide the height of contact wire in OHE। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड टू डिसाइड द हाइट, मतलब क्या क्या फैक्टर हम इस चीज़ को कंसिडर करें जब हमें कॉन्टैक्ट वायर का हाइट डिसाइड करना होगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझ में आता है कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा गेज कौन सा है, ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है। मैं बताता हूँ गेज क्या होता है। एक्चुअली आपने देखा है पटरी के बीच में डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है, ये इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं गेज। ठीक है, ये एक ये पटरी, एक ये पटरी है, तो इसको हम बोलते हैं गेज। तो ब्रॉड गेज होता है जिसमें ये चौड़ा होता है, और मीटर गेज या नैरो गेज में छोटा होता है, थोड़ा सा कम होता है। इसके एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे कभी कभी आप देखिएगा कि जैसे हमारा जो धनबाद वगैरह है ना, धनबाद से जो कोयला सप्लाई होता है, तो जैसे जो लोकल आपका थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे आपका कोयला भेजने के लिए आपका जो रेलवे का पटरी होता है, थोड़ा सा उसका चौड़ाई कम होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल जो आप ट्रेन का पटरी देखते हैं, तो उसको हम नैरो गेज या मीटर गेज बोलते हैं। और आपका जो ब्रॉड गेज होता है वो चौड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है, उससे ज़्यादा चौड़ा होता है। तो हाँ, इसके ये मतलब कि आपका जो है वो गेज कैसा है, मतलब ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्टैक्ट वायर का हाइट कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिस्टम वोल्टेज। अब आप बोलोगे सर 25 kV रहता है, तो फिर हम सिस्टम वोल्टेज क्यों देखें? बिल्कुल सही है, क्योंकि लेकिन अगर आपके पास डीसी लाइन है, तो डीसी लाइन का तो वोल्टेज जो है वो आप ना उसको स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं। डीसी का क्लियरेंस ज़्यादा, मतलब डीसी का क्लियरेंस अलग होता है इन कंपेरिजन टू एसी का क्लियरेंस। ठीक है, तो ये है आपका सिस्टम वोल्टेज कैसा है और कितना है। ठीक है, तो 25 kV तो आपका एसी है, डीसी उससे कम का होता है। फिर दूसरा ये फिर नेक्स्ट ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रैक कहाँ पर है, मतलब जैसे आपका ट्रैक कहीं टनल से तो गुफा से होके तो नहीं जा रहा है, या फिर ब्रिज के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, या फिर ब्रिज के नीचे से तो नहीं है। उस केस में कॉन्टैक्ट वायर का हाइट जो है वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, क्योंकि अगर टनल से जा रहा है तो उस टाइम पे आप अपना कॉन्टैक्ट वायर का हाइट उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि टनल का जो आपका गोलाई होता है ना, वो आपका लिमिट होता है। तो हो सकता है कि वो टनल उतने हाइट का आपका कॉन्टैक्ट वायर ना आप लगा पाएँ। ब्रिजेस के ऊपर भी कंस्टेंट होता है आपका, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद दूसरा है कि वर्किंग एट इंस्पेक्शन पिट एंड लोको शेड्स, मतलब आपको काम कहाँ करना है। अगर इंस्पेक्शन पिट है, लोको शेड्स है, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट वायर का हाइट कहाँ होना चाहिए। फिर एक टर्म आता है रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड OHE, मतलब दो तरह का OHE है, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड। मैं बताता हूँ क्या होता है। जो आपका रेगुलेटेड OHE होता है, ये अब तक शायद आपने नहीं सुना होगा, ये होता है विथ ATD। और जो आपका अनरेगुलेटेड OHE होता है वो होता है आपका
विदाउट ATD। अब बोलो से ATD क्या है? ATD है आपका ऑटो टेंशनिंग डिवाइस। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। अब आप बोलोगे सर ये दो तरह का है, तो क्या मतलब हम रेगुलेटेड ही हमको यूज करना चाहिए, है ना? अनरेगुलेटेड भी हम यूज करते हैं, जैसे शंटिंग लाइन आपका हो गया, शंटिंग लाइन हो गया, लोको शेड्स हो गया, तो वहाँ पे हमें ऑटो टेंशन डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उतना फ्रीक्वेंट मूवमेंट ट्रेन का नहीं होता वहाँ पे, तो वहाँ पर आपके कॉन्टेक्ट वायर में सैग आने का जो चांसेस है वो सब थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए वहाँ पे हम ऑटो टेंशन डिवाइस हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो लाइन है वो रेगुलेटेड है या अनरेगुलेटेड है, उस पर भी आपका डिपेंड करता है कि आपका हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर क्या होगा। और लास्ट सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे राजस्थान के एरिया लीजिए, वहाँ पे क्या है आपका हमेशा गर्म रहता है। वही अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे या फिर हिमाचल वगैरह में उस तरह की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है ना? तो सराउंडिंग टेम्परेचर है और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर डिसाइड करना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो तार की खिंचाई ज़्यादा होगी तो सैग ज़्यादा आएगा, है ना? अगर तार गर्म होगा तो उसका सैग ज़्यादा बनेगा, तो उस केस में आपको ATD को ज़्यादा रेगुलेट करना पड़ेगा। मतलब ATD लगा के आपको तार जो है बार बार इसमें खींच के आपको टेंशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं तो जब आपको डिसाइड करना होता है हाइट ऑफ द कॉन्टेक्ट वायर। तो ये क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, और इससे मिलता जुलता मतलब क्वेश्चन का थीम यही रहेगा, क्वेश्चन जो मैंने लिखा है उसका थीम यही रहेगा, बस ये है कि लैंग्वेज चेंज हो सकता है। ठीक है, अब हो सकता है कि फैक्टर के जगह पे वर्ड क्राइटेरिया वर्ड यूज़ कर दे कि इसमें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डिजाइन ऑफ कॉन्टेक्ट वायर हाइट। तो देखिए क्वेश्चन लगभग सेम है ना? आंसर यही होगा इसका। तो क्वेश्चन का आप जब नोट्स बनाएंगे ना तो ऐसे करिएगा, पहले इसका क्वेश्चन लिख लीजिएगा फिर इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको आसानी होगा। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, क्या क्या हम पैरामीटर्स कंसिडर करते हैं, है ना? तो ये है आपका ओवरलाइन स्ट्रक्चर टू परमिट क्लास C ODC। ODC वो एरिया होता है, जैसे आपका जो लोको शेड वगैरह जो एरिया होता है ना उसको हम ODC एरिया बोलते हैं। सॉरी, जो आपका ODC होता है, माय मिस्टेक, इसको सही करिएगा। ODC क्लास C ODC होता है जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि मालगाड़ी के ऊपर जो है आपका कोयला पूरा लद करके जा रहा है ना? जैसे ये मालगाड़ी का डब्बा है तो इसके ऊपर कोयला ऐसे करके बहुत भर करके कोयला जाता रहता है ना? ये आपने देखा होगा। इसका होता है O का मतलब होता है आउट, D का होता है डिमेंशन। O का मतलब आउट, D का मतलब डायमेंशन। ठीक है, तो आउट डायमेंशन मतलब जो डायमेंशन से बाहर निकल जाता है, तो कोयले का ऐसा हो गया। उसके बाद कभी कभी आपने देखा होगा कि मालगाड़ी का जो फ्लैट है उसके ऊपर बड़ा बड़ा बॉयलर सेक्शन जो है वो जाता रहता है, तो वो भी आउट डायमेंशन ही हुआ ना। उसके बाद कभी कभी आप देखिए मिलिट्री आर्मी लोगों के लिए जो चीज़ें हम भेजते हैं, है ना, तो वो सब भी मालगाड़ी पे जाता है, तो सब वो सब आउट डायमेंशन स्ट्रक्चर हो गया सब, है ना? आउट डायमेंशन मतलब कैरिंग सिस्टम हो गया आपका। तो उस केस में अगर आपका है तो 4.92 मीटर हम रखेंगे। अगर इलेक्ट्रिक लोको शेड है या इंस्पेक्शन पिट है तो वहां पर आपका हाइट रखेंगे 5.80 मीटर। लेवल क्रॉसिंग मतलब हो गया आपका, समझ रहे? लेवल क्रॉसिंग मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन पे क्रॉसिंग करोगे तो हाइट जो है 5.50 मीटर रखना पड़ेगा आपको। अनरेगुलेटेड, अभी जो मैंने पीछे बताया, अनरेगुलेटेड OHE अगर 4 से 65 डिग्री सेल्सियस है तो 5.75, और अगर टेम्परेचर आपका 15 डिग्री से 65 डिग्री है तो 5.65। ठीक है, तो ये है आपका जो हम हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर हम रखते हैं। अगर और सैग जो है आपका अगर 5.5 mm आपका हाइट है तो सैग 50 mm से ऊपर नहीं होना चाहिए,
और 5.60 है तो आपका सैक जो है 100 mm होना चाहिए, ठीक है। और हाइट ऑफ द रेल गेज एट लेवल क्रॉसिंग 4.67, मतलब कि रेल गेज का जो आपका जो क्रॉसिंग आता है, लेवल क्रॉसिंग जहाँ पे, तो वहाँ पे 4.6 मीटर हम हाइट रखते हैं। तो ये है आपका एक्चुअली बेसिकली ये जो आपको हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ज़्यादा, ठीक है। वैसे इसका क्वेश्चंस भी आ सकता है, तो ये डेटा आप याद कर लीजिएगा। ये डेटा सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि डेटा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ज़रूरत आपको इतनी की ही पड़ेगी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये डेटा आप इसको याद कर लीजिएगा। तो अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो वही क्वेश्चन है, बस यहाँ लगा। वैसे मैंने आपको लेक्चर स्टार्टिंग में बोला कि अब आज का जो लेक्चर उसमें केवल व्हाट और हाउ, यही सब आपका मेन क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट है ना पैरामीटर्स, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट OHE पैरामीटर, ठीक है, टू डिसाइड द हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वन। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, पैरामीटर वर्ड ध्यान रखिएगा, तो आप ये वाला आंसर लिखिएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, उसके बाद है कॉन्टेक्ट वायर ग्रेडियंट। ये थोड़ा सा समझने का चीज़ है। पहले मैं बताता हूँ ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या। शायद बहुत लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुना होगा। तो ग्रेडियंट वर्ड का क्या मतलब, ग्रेडियंट वर्ड का जो मतलब है वो मैंने यहाँ लिख दिया, एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड। अब मैं बताता हूँ क्या है। जैसे आप को इस ऊंचाई पे जाना है, आपको इस ऊंचाई पे जाना है, तो आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, आप ऐसे जा रहे हो, है ना। वहाँ पे जो है एक इंसान है, वो ऐसे जा रहा है अपना दौड़ता हुआ, ठीक है। तो ग्रेडियंट मतलब क्या हुआ, अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो मतलब आपका हाइट, आपका जो जमीन से जो हाइट है वो कितना चेंज कर रहा है, उस चेंज को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। उस चेंज को हम ग्रेडियंट, मतलब आपका रेफरेंस पॉइंट से जो चीज़ चेंज हो रहा है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, आप रोज करते हो। एक रबर बैंड ले लिया, रबर बैंड को आप खींचो, ठीक है, रबर बैंड को आप खींचो, रबर बैंड को खींचने उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो वो उसका ग्रेडियंट हो गया। तो इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ। तो ग्रेडियंट किसी चीज़ का भी हो सकता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी हो सकता है, वोल्टेज ग्रेडियंट भी हो सकता है, और आपका हाइट ग्रेडियंट भी हो सकता है। लंबाई, मतलब ग्रेडियंट का मतलब ही हो गया वो चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन द, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब होता है, वैसे हो सकता है ये बहुत लोगों को पता भी होगा या फिर बिल्कुल ही नहीं पता होगा। पॉजिटिव ग्रेडियंट मतलब होता है इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है वो होता है डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड। एक एग्जांपल बताता हूँ इसका। और जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाना शुरू करते हो तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स घटना शुरू होता है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका नेगेटिव ग्रेडियंट में चला जाता है, ठीक है, जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाने लगते हो। तो क्योंकि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपकी, जो पृथ्वी आपके ऊपर लगाती है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव हो गया हाइट बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। मतलब कि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जी फोर्स, ठीक है, जी फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स। लेकिन जब कोई बंदा स्पेस से नीचे आता है तो उसमें क्या होता है, उसका हाइट अर्थ सरफेस से घटता जा रहा है, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया पॉजिटिव ग्रेडियंट। तो कोई जरूरी नहीं है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। जैसे आपका, जैसे एग्जांपल बता, जैसे आप आजकल पैकेट वाला दूध का बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, तो उस पैकेट वाले दूध के ऊपर अगर आप प्रेस करिएगा
उसको दबाइएगा तो आप जितने फोर्स से दबाइएगा प्रेशर उतना बढ़ेगा, तो वहाँ पे वो पॉजिटिव ग्रेडियंट हुआ। प्रेशर भी आप इंक्रीज कर रहे हो और पैकेट के अंदर प्रेशर, और पैकेट के अंदर जो है वो प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है घटना या बढ़ना। पैरामीटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इतनी कहानी बताने का मतलब मेरा ये था, पहले तो मुझे ये समझाना होता है कि ग्रेडियंट का मतलब होता क्या है, ठीक है। तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें जो है वो पढ़ना क्या है और करना क्या है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई तो आधा आंसर तो आप वैसे ही लिख लोगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया ग्रेडियंट किसी चीज़ में भी हो सकता है, वो आपका वोल्टेज में, करंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, हर चीज़ में। तो हमारे कॉन्टेक्ट वायर में भी ग्रेडियंट होता है, मतलब ग्रेडियंट मतलब चेंज इन द हाइट, ठीक। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? चेंज इन द हाइट। होता क्या है कि जैसे अब हम ये चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ये आपका मास्ट है और दूसरा मास्ट जो है आपका ये है, ठीक है, और कॉन्टेक्ट वायर जो है आपका वो ऐसे है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये तो बेटा तब है ना जब आपका ज़मीन समतल है ना। लेकिन मान लीजिए जहाँ पे आपका ट्रैक घूम रहा है ना, जहाँ पे आपका ट्रैक जो है वो घुमावदार है, वहाँ पे क्या करोगे? हाँ, और दूसरा ये कि जहाँ पे आपका जो जैसे ये मान लीजिए जैसे आपका क्रॉसिंग्स आ गया आपका जहाँ पे है ना, वहाँ भी तो एक मतलब और दूसरा ये कि अब ज़मीन का लेवल अलग अलग है, मतलब कि अब कोई जरूरी तो है नहीं कि हम कोशिश तो यही करते हैं कि ट्रेन का जो पटरी हो वो समतल पे बनाएं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अप एंड डाउन तो रहता ही है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कभी कभी कि आपका जो है, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन थोड़ा सा ऊपर है, ये थोड़ा सा नीचे है, तो तार जो आपका होगा ये ज़्यादा इधर झूलेगा, ऐसे करके बन जाता है ये, है ना। देख रहे हैं मैंने ऊपर जो फोटो बनाया था और इस वाले फोटो में फ़र्क देख रहे हैं? यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पे ज़्यादा झूला हुआ यहाँ पर है, ठीक है। मतलब जिधर आपका पोल झुका रहेगा ना, उधर आपका जो है वो चीज़ जो है आपका उधर की तरफ ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो हाइट है वो अलग अलग तरह का आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये वही लिखा हुआ है, आइडियली ओवरहेड वायर को एक कांस्टेंट हाइट से जाना चाहिए पैरेलल टू द ट्रैक, लेकिन ग्रेडियंट्स आर ऑफन अनअवॉइडेबल, मतलब जो चेंज इन द हाइट है वो आपका अनअवॉइडेबल है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते क्लियरेंस लिमिटेशन की वजह से, ठीक है। तो जैसे आपका जो है, जैसे ब्रिज हो गया, टनल हो गया जो मैं आपको बता रहा था, या फिर अगर आपका लाइन क्रॉसिंग्स है उस टाइम पे भी ग्रेडियंट है, तो वो वाले उस केस में हमें कुछ पैरामीटर डिसाइड करने होते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या क्या पैरामीटर है? व्हेन द OHE पासेस अंडर एन ओवरलाइन स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका? जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के दोनों साइड में 400 kV या आजकल जो चल रहा है 765 kV का लाइन जाता रहता है ना। तो हमें उस वाले तार से भी हमें अपने OHE का क्लियरेंस मेंटेन करना पड़ता है और साथ में ज़मीन का भी देखना पड़ता है ना। कैसे? जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेलवे ट्रैक हो गया आपका, ये रेलवे ट्रैक हो गया, ठीक है, और ये आपका टावर हो गया, ये आपका टावर हो गया एक यहाँ पर, ठीक है, और ये आपका एक और टावर हो गया वो यहाँ पे हो गया, ये क्रॉसिंग हो गया, और यहाँ पे आपका यहाँ पे और यहाँ पर आपने कैंटिलीवर सिस्टम लगा रखा है, OHE सिस्टम। तो जब तार ये क्रॉस करेगा तो यहाँ भी क्लियरेंस हमें मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, तो कुछ ना कुछ हाइट चेंज करना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात ये कि आप यहाँ तो हाइट चेंज कर दोगे जहाँ पे क्रॉसिंग है, लेकिन आगे जो आपका पोल है, आपका जो आगे जो कैंटिलीवर सिस्टम है उस पर तो लोड पड़ेगा ना अल्टीमेटली, क्योंकि आप हर एक कैंटिलीवर सिस्टम जो आपका OHE सिस्टम उसका तो हाइट नहीं बढ़ाओगे, हाइट कम ज़्यादा वहीं पे करोगे जहाँ क्रॉसिंग है। समझ रहे हो? इस चीज़ को समझिए। तो
उस चीज़ को भी हमें देखना होता है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे कॉन्टैक्ट वायर है वहाँ पे आपका लाइन क्रॉसिंग है, वहाँ पे हाइट हम कम कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक तो ये हो गया। अब जहाँ पे लेवल क्रॉसिंग है, मतलब जहाँ पे नदी का क्रॉसिंग है ना, या फिर नाला क्रॉसिंग है, इन सब जगह पर हम क्या करते हैं, OHE का हाइट हम बढ़ा देते हैं। अब आपका जो चेंज ओवर जो है ये है ना, इसमें इट्स अचीव्ड वेरी ग्रेजुअली डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द पेंटोग्राफ की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे ये नहीं है कि अब आपका मतलब कि आप अचानक से तार को आप टाइट कर दोगे ADD लगा करके, वो भी नहीं कर सकते। आपको ग्रेजुअली धीमे धीमे चेंज करना होता है, नहीं तो पेंटोग्राफ कांटेक्ट छोड़ सकता है वायर से। क्योंकि मान लो आपने अचानक ATD का वजन बढ़ा दिया, तार ऊपर खींच गई, पेंटोग्राफ कांटेक्ट छोड़ देगा, आपका लोकोमोटिव जो है वो डी एनर्जाइज होकर वहीं कहीं खड़ा हो जाएगा, स्पार्किंग होने के चांस हो जाते हैं उसमें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हाइयर द रनिंग स्पीड स्मॉलर शुड बी द ग्रेडियंट, मतलब जिस ट्रैक पर सुपर फास्ट ट्रेनें जाती हैं वहाँ पे ग्रेडियंट कम होना चाहिए। जाहिर सी बात है, ग्रेडियंट अगर ज़्यादा होगा तो अब मान लीजिए यही हम इसकी बात हम कर लें, अगर लोकोमोटिव जाएगा यहाँ से, तो अगर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा, यहाँ पे जब तेज़ी में निकलेगा हमारा पेंटोग्राफ तो स्पार्किंग कितनी तेज़ होगी यहाँ पे। तो इसीलिए हर रूट पे हम हाई स्पीड ट्रेन नहीं चलाते हैं। नहीं तो गौर करने वाली बात है कि हमारे पास सुपर फास्ट ट्रेन है लेकिन हर एक रूट पर नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यही सब कुछ फैक्टर है, आप लोग को भी जब जाएंगे रेलवे में काम करने के लिए तो ये सब चीज़ आप लोग को भी दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ग्रेडियंट इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। जाहिर सी बात है कि अगर ये ग्रेडियंट अगर आपका ज़्यादा होगा तो स्पार्किंग होगी, जो मैं आपको पहले बता रहा था। एक चीज़ और है कि अगर आपका ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि ये वाला जो वेट है ना, इस पोल को अपनी तरफ खींचेगा, तो पोल के उखड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं, वो नीचे पीछे अपनी तरफ खींचेगा उसको, तो इससे सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो सकता है। कितना होना चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ 4 mm पर मीटर। अगर 100 किलोमीटर पर आवर का अगर आपका लोकोमोटिव का स्पीड है तो 4 mm पर मीटर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर है तो आपका 3 mm पर मीटर होना चाहिए। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ 10 mm पर मीटर फॉर साइडिंग इज अलाउड, मतलब जब शंटिंग वंटिंग का है तो वहाँ चल जाता है आपका 10 mm पर मीटर के हिसाब से, वहाँ पे वो चल जाता है। जहाँ पे साइडिंग आपका शंटिंग में लगाना है, शेडिंग में ले जाना है, तो वहाँ पे चल जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज कॉन्टैक्ट वायर ग्रेडियंट, व्हाट इज कॉन्टैक्ट वायर ग्रेडियंट, 2 नंबर का सवाल आ सकता है, एक ये बन जाता है ना। उसके बाद ये जो है आपका, जैसे ये जो पूरा आपका है, ठीक है, तो इसमें ये आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड to decide what are the factors required to be considered to decide the contact wire gradient। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन आएगा ये वाला, तो केवल आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो ये लगे हुए हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आपका है ये वाला पॉइंट है। जब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक है आपका इनकम्बरेंस, एक है स्पैन। बहुत आसान है ये समझना। It is the axial distance between the catenary and the contact wire. It is 1.4 मीटर नॉर्मली। समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये कह रहा है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है आपका, यही एक्सियल डिस्टेंस होता है, ये 1.4 मीटर होना चाहिए। ये है आपका कैटेनरी, ये आपका कॉन्टैक्ट, बस
यही इस लाइन का मतलब है। ये आपको MCQ में पूछ सकता है, ठीक है। व्हाट इज द इनकम्बरेंस इन OHE, तो ये याद कर लीजिएगा, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये भी MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना आज का, इसमें MCQ क्या ना बढ़िया बनता है इसमें ना थोड़ा सा, क्योंकि डेटा इसमें ज़्यादा है कि कितना होना चाहिए। आपको 4 वैल्यू दे देगा, उसमें से एक्यूरेट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द, ये स्पैन क्या होता है। स्पैन बहुत आसान चीज़ है, आपको मैं बार बार बना के दिखाता रहा हूँ। ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है और ये आपका स्पैन, बस यही समझिए, इसी को लिखा है इसने। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द एडजेसेंट सपोर्टिंग मास्ट। अब सेंटर लाइन ले लिया है आपने, एक ये हो गया, एक ये हो गया। सेंटर लाइन क्या होता है बताता हूँ, समझ जाइए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका, अब जैसे आपको जो है मास्ट में आपने देखा होगा कि बीम होता है, I बीम H बीम होता है ना, तो ये तो सॉलिड हो गया। सेंटर लाइन ये होता है, मतलब आपका जैसे I बीम अगर आप लोगे तो I बीम के सेंटर से, मतलब ऐसा लाइन जो आपको स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ये सेंटर लाइन और दूसरे वाले का सेंटर लाइन, ये समझ लीजिए। क्योंकि आप लोग जब रेलवे का ड्राइंग देखेंगे ना, तो वहाँ सेंटर लाइन में ही बात करते हैं, ठीक है। तो सेंटर से सेंटर का लाइन जो होता है वो आपका कितना होना चाहिए, ये जो है ये इसको हम बोलते हैं स्पैन, ठीक है। ये हमारा स्पैन होता है। किसी भी ड्राइंग में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात होती है, यूनिवर्सली हर जगह ये लागू होता है। चाहे रेलवे का ड्राइंग हो, चाहे सबस्टेशन का ड्राइंग हो, वो हर जगह सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की ही बात होती है, ठीक है। ये आपका 72 मीटर तक मैक्सिमम जा सकता है या 27 मीटर तक विथ ए स्टेप ऑफ 4.5 मीटर। इसको समझाता हूँ क्या है। मतलब कि जो आपका डिस्टेंस होगा वो 4.5 का गुणनफल होगा। गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना करने के बाद, मतलब कि अब जैसे आप 27 है, 27 डिवाइड करिए 4.5 से, ये 6 से डिवाइड हो जा रहा है ना। यानी कि जो डिस्टेंस अगर आपका होगा, आपका स्पैन जो होगा वो या तो 4.6 इंटू 6 होगा, या फिर 4.6 इंटू, है ना, सॉरी 4.5 इंटू 7 होगा, या 4.5 इंटू 8 होगा, ऐसे करके। तो बेसिकली है ना, या फिर आपका ऐसे करके जो आपका होता है। तो यहाँ भी गलती हो गई, ये 4.5 होगा, है ना। ये 4.5 इंटू 6, 4.5 इंटू 7, 4.5 इंटू 8, ऐसे करके होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो राउंड फिगर आता है उसको हम लेते हैं। अब जैसे इसको अगर आप करिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 3 31, 31.5 हो जाएगा इस वाले का। तो अब क्या है कि ये 0.5 मीटर का चक्कर रहता है, तो हम क्या करते हैं, या तो हम ये ले लेते हैं या फिर ये ले लेते हैं, मतलब एग्जैक्ट जो डिस्टेंस हमें पता चले, ताकि एरर मार्जिन जो है वो कम से कम, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। और ये 72 मीटर, अब 72 को भी आप डिवाइड करिए, 72 को आप 4.5 से डिवाइड करिए। देखिए एक इंटीजर वैल्यू आएगा ये, है ना। तो इस तरीके से हम 4.5 के मल्टीपल का डिस्टेंस हम लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपका 72 मीटर हो सकता है जो मैंने आपको बताया। और विंड प्रेशर 112.5 kgs, है ना ये, और 75 kgs पर M2 ओनली होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आपका है M2 नहीं होगा, ये आपका मीटर स्क्वायर हो, मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप टाइप करो तो स्क्वायर कभी कभी नहीं लिख पाते हैं, तो मीटर स्क्वायर होगा। यानी कि या तो 112.5 kgs पर मीटर स्क्वायर, या फिर 75 kgs पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है kgs मतलब किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम का प्लूरल हो गया kgs, ठीक है। द स्पैन इज रिड्यूस ऑन कर्वेचर अपॉन द डिग्री ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो आपका कर्वेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्पैन। तो स्पैन अगर आपका ट्रैक घुमावदार है तो वहाँ पे स्पैन कम होगा इन कंपेरिजन टू प्लेन ट्रैक में, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पैन,
तो ये था आज का टॉपिक, जो आपका पूरा लेक्चर आपने देखा। देखिए आज ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर जो है आपका समझने का कम है और याद करने का ज़्यादा है इसमें, क्योंकि इसमें से MCQ ज़्यादा बन सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस 2-3 बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। आप उस तरीके से क्वेश्चन आंसर बना लीजिए और नोट्स आपका बन जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।